मित्रों नमस्कार। आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं मित्रों। और आज हम लोग यहाँ पर जो भारत आधुनिक काल है, आधुनिक काल में द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग का 121 नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साथियों। प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छा आप कर रहे होंगे। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सभी अच्छी तरह से तैयार रहे, एग्जाम जो भी आपका आए उसको अच्छे से दे। साथियों, इंडिया में कहीं भी अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये विश्वास मैं बार बार हर वीडियो में आपको दिलाता हूँ। प्लीज आप लोग जितने भी वीडियो में अब तक डाल चुका हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के, वो सारे वीडियो एक एक करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर मेरे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साथियों। चलिए पढ़ते हैं 121 नंबर के प्रश्न से। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? देखिए, इसने ये पूछा है कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, जिनको रत्नाकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रत्नाकर की उपाधि इनको दी गई थी, तो इनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? हिंडोला इनकी रचना है, गंगा अवतरण भी है, उद्धव शतक भी है। हम लोग पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो भ्रमर गीत जो है इनकी रचना नहीं है। भ्रमर गीत जो है इसमें प्रेम कली, भ्रमर दूत तथा प्रेम कली द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा की कवि जो रहे हैं सत्य नारायण कवि रत्न, उनकी रचना है भ्रमर दूत। भ्रमर दूत किसकी रचना है? सत्य नारायण कवि रत्न की रचना है साथियों। कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित कराया था साथियों। कितनी जबरदस्त बात है और कितने बढ़िया प्रश्न यहाँ पर हमारे ये बनते हैं मित्रों। बहुत जबरदस्त बात है, ये मान के चले आप, जीवन सुधारने वाला प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों के गलत हो जाएगा, ये मान के चलिए। जो भ्रमर दूत है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं, सत्य नारायण कवि रत्न की रचना है। और सत्य नारायण जो कवि रत्न की रचनाओं का जो संकलन है, वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। कवि रत्न ने बहुभूति के उत्तर रामचरितम और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। यानी कि कवि रत्न जो है, कौन? सत्यनारायण कवि रत्न, उन्होंने भवभूति का है उत्तर रामचरित खंड काव्य किसका है? भवभूति का। और लॉर्ड मैकाले का जो अंग्रेजी खंड काव्य है होरेसस, इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया था किसने? बनारसीदास गुप्त ने नहीं, सत्यनारायण कविरत्न ने। ये याद रखना, बहुत तगड़ा प्रश्न बनेगा। जबकि गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र और हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कल कल काशी विराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रही है साथियों। ये गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी विराष्टक आदि रचनाएं जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रही है। अब आप सबको पता होगा, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे उनको उर्दू में हम लोग जानते थे किसके नाम से? जकी के नाम से। ये प्रश्न भी अनेक बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। जो रत्नाकर थे, कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, उनको उर्दू में हम लोग जकी के नाम से जानते थे, याद रखना भैया। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के, क्या नाम है? पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनाद शीर्षक से अनुवाद किया था। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है, आप सबको पता है ये प्रश्न। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे का। अनेक बार आ चुका है, अनेक बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। चले, हल्दी घाटी जो है श्याम नारायण पांडे का वीरस प्रधान प्रबंध काव्य है। बहुत बहुत वीरस है हल्दी घाटी भैया, वीरस तो इसमें बहुत भरा पड़ा है। जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम और जौहर भी इनकी रचनाएं रही हैं।
123 नंबर का प्रश्न है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा रचित हैं? तो साथियों सबको पता है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। किसके द्वारा रचित है मित्रों? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा रचित ये काव्य पंक्तियां हैं। उपयुक्त प्रसिद्ध काव्य पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित है। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी, ये इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां रही है साथियों। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा रचित काव्य कृतियां और भी हैं, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी। साथियों याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न आता है 124 नंबर का, इनमें से कौन सा कवि सत सहीकार है? इनमें से कौन सा कवि है जो सत सहीकार है, जिसने सत सही लिखी? वियोगी हरि को हम लोग यहाँ सत सहीकार मानते हैं। वियोगी हरि जो है सत सहीकार है, इनका पूरा नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। साथियों जो वियोगी हरि है, इनका पूरा नाम क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना करी, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषित प्राप्त हुआ था। इनके रचित काव्य जो हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी, गद्य काव्य है अनंतरानाद, तरंग, प्रार्थना, श्राद्ध, श्रद्धा कर्ण और पगली, ये इनके गद्य काव्य रहे हैं मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है 124 नंबर का प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। साथियों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली और रश्मि रति, ये इनके नहीं है। और उद्धव शतक के अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं उद्धव शतक। तो इसको तो आप लोग 100% याद कर ही लीजिएगा। बहुत बहुत अच्छी रचनाएं हैं, जबरदस्त रचना है, और मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी मित्रों। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटी है, तो उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। साथियों और भी इनकी कृतियां हैं जो भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, इनके अन्य गंगा अवतरण, हिंडोला, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक और वीराष्टक, ये इनकी कृतियां हैं साथियों। अब जो भ्रमर गीत है वो सूरदास की कृति है, गीतावली जो है वो तुलसीदास की है, और रश्मि रति जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके भी इन कृतियों के राइटर का नाम भी आप याद रखिए। उद्धव शतक भी इंपॉर्टेंट है। उद्धव शतक का तो आप सबको पता लग ही गया, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, लेकिन भ्रमर गीत का सूरदास, रश्मि रति के रामधारी सिंह दिनकर और गीतावली के जो है साथियों तुलसीदास जी रहे हैं। अगला प्रश्न है 126 नंबर का प्रश्न, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि साथियों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनको उर्दू में हम लोग जो है जकी के नाम से जानते हैं। साथियों जगन्नाथ दास रत्नाकर वेरी इंपोर्टेंट राइटर, वेरी इंपोर्टेंट कवि हैं। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ रहे हैं मित्रों। चले 127 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का रहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है? पद्य, प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी और देव सभा। साथियों जो 127 नंबर का प्रश्न है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पद्य प्रसून जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का काव्य ग्रंथ रहा है। चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय की और भी कृतियां हैं, प्रिय प्रवास, चुगते चौपते, चौके चौपते और बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, जबकि मृत्युंजय जो है राय देवी प्रसाद पुण्य की कृति है साथियों, और प्रेम पचीसी जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृति है, और देव भाषा रामचरित उपाध्याय की कृति है साथियों। ये भी याद रखा करो मित्रों, क्योंकि इनमें से भी पूछ लिया जाता है। मृत्युंजय किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। प्रेम पचीसी किसकी है? प्रेम पचीसी प्रसाद शुक्ल स्नेही की। और देव
देव सभा जो है रामचरित उपाध्याय की कृति रही है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और साथियों, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ये प्रश्न आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आए। साथियों, इसकी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी निश्चित रूप से। इससे ज्यादा देखो, बहुत से स्टूडेंट की, मतलब एक दो स्टूडेंट की ये शिकायत है मेरे से कि सर फॉन्ट जो है थोड़ा छोटा दिखता है, फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। इससे बड़ा मैं नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा माफी आपसे मांगता हूँ। साथियों, आप लोग जो है मोबाइल को थोड़ा टेढ़ा आड़ा करके या फिर उसको स्क्रैप करके, मतलब उसकी जो क्वालिटीज है वो बढ़ा के, या इसको जो थोड़ा सा बड़ा करके आप लोग देख सकते हो। स्क्रीन को बड़े कर लीजिए, वहां से आप देख सकते हो मित्रों। लेकिन इससे ज्यादा बड़े फोन इसमें नहीं हो सकते हैं जहां से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कली कला, तुलसीदास जी के लिए ये प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए ये प्रशस्ति वचन इनमें से किसके रहे हैं साथियों? तो ये तुलसीदास जी के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के ये वचन रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, आ जाता है, अनेक बार आया हुआ प्रश्न है। कविता करके तुलसी न लसे और कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा कहा गया है मित्रों। चलिए, अगला प्रश्न है 129 नंबर का प्रश्न। रत्नाकर के द्वारा कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो सबको पता लग चुका है अब तो, ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। इनके द्वारा अभी अभी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। और रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि रहे हैं कौन? रत्नाकर। इनकी रचनाएं और भी हैं, हरिश्चंद्र, गंगा उतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकासी, समालोचना आदर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, विराष्टक, प्रकीर्णक और पदावली। साथियों, बार बार पढ़ने से क्या है, याद हो जाती है चीजें, ठीक है। 130 नंबर का प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो भारत भारती मैंने बताया था 12 से 12, तो ठीक है, 1912 में काव्य का प्रकाशन हुआ था। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। और भारत भारती जो काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया काव्य है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के द्वारा जो है कहा गया, महात्मा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी साथियों। साथियों, यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त के और भी ग्रंथ है, इनको आप सन के साथ ही याद रखिए। रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917 में, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932 में, पंचवटी 1925 में, द्वापर 1936 में, 35 में आएगा यहाँ 25 की जगह, विष्णुप्रिया 1957 में। ठीक है साथियों, याद जरूर कर लीजिएगा। ये अगला प्रश्न है 131 नंबर का। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। पहले भी आया हुआ प्रश्न है। तो मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी रचनाएं, आप लोग प्लीज सन के साथ उनको क्रम से याद कर लीजिए, कैसे भी ट्रिक लगा करके। तो साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले साकेत, फिर यशोधरा, फिर द्वापर, फिर जय भारत, ये यहाँ पर दी गई है। आप इनसे थोड़ा सा देख लीजिएगा किस तरह से ये बनती है। तो साकेत सबसे पहले आएगी इसमें, फिर यशोधरा, फिर द्वापर और फिर जय भारत। याद हो जाएगी कैसे? साकेत क्योंकि 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 36 में और जय भारत 52 में, इस वजह से सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साथियों, ये प्रश्न कितना तगड़ा प्रश्न है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, देखो आप कितनी कितनी जगह पर यह प्रश्न आ चुका है। और मैं तो कहता हूं हर जगह पर यह प्रश्न आता है। देख लो आप, इतने पेपरों में तो ये इसने दे दिया, बाकी तो मैंने अनेक पेपर में देखा है। तो प्रिय प्रवास है साथियों, इंपोर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास रहा है। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा लिखा गया है। प्रिय प्रवास कब लिखा गया? 1914 में, याद रख लीजिएगा, 1914 में लिखा गया है। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है, ठीक है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप, ये भी याद रखिएगा। प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम नाम था वो ब्रजांगना विलाप था। वैदेही वनवास 1941 में भी हरिओध जी का महाकाव्य है। जबकि साकेत जो है 1931 में लिखा गया, ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। कामायनी 1935 में जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा।
133 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। बहुत तगड़ी परिभाषा है हिंदी साहित्य की। ज्ञान राशि का जो संचित कोश है उसका नाम ही साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है साथियों? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, उन्हीं ने ये बात कही है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। ठीक है भाई, याद रख लीजिएगा। एक और बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो नोट जरूर कर लीजिए। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बहुत तगड़ी बात कही है, और ये आ जाती है बातें, ठीक है। ये कथन जो है ना आ जाते हैं और याद नहीं होते हैं मित्रों, ठीक है। ये यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा के पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव रहा है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है मित्रों। तो अच्छे से आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद जरूर रख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिएगा अगली बार देखते हैं। अगला 134 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है? देखिएगा, रंग में भंग, द्वापर, भारत भारती तो है, लेकिन वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध की रचना मानी जाती है। याद हो जाएगा। देखो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, ये रहा वैदेही वनवास 1941 में हरिओध जी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य रहा है। चलिए, यहाँ पर वैदेही वनवास मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं रही है, तो यही इसमें पूछा था, नहीं पूछा था। बाकी तीनों मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं। और भी हैं, देखिए वैदेही वनवास मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमम बुहारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेम्बु प्रसरवण, प्रेम्बु प्रभा, चौके चौपदे, चुपते चौपदे, पद्य पद्य, प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ये हरिओद, सतसई तथा मर्म स्पर्श आदि जो रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। आगे बात करते हैं, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक तथा पंचवटी, ये मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं। यहाँ से मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं आती हैं, यहाँ तक की बात करेंगे। और यहाँ से जो है साथियों, यहाँ तक जो रचनाएं हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। बार बार पढ़ने से साथियों याद हो जाएगी आपको भी, आप भी बार बार पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 135 नंबर का प्रश्न है मित्रों, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। ये कथन किसका है? एक बार फिर पढ़ते हैं इस कथन को। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। ये कथन किसका है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इतने बढ़िया कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही बोलते हैं। चलेगा, अगला 136 नंबर का प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, किसकी कृति है? राम नरेश त्रिपाठी इन पंक्तियों के रचयिता माने गए हैं, राम नरेश त्रिपाठी मित्रों। और भी पंक्तियां यहाँ पर दी हुई है, देखिएगा। चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डालू जाऊ, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊ, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। अगली पंक्ति है, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, किसकी पंक्तियां हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। अगली पंक्तियां हैं, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, किसने लिखा है? श्रीधर पाठक के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था,
रजनी का उदय था। बहुत तगड़ी पंक्तियां हैं मित्रों, बहुत तगड़ी पंक्तियां हैं। और प्लीज आप इन नोट्स को, इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ते रहिए मित्रों। ये इतनी तगड़ी पंक्तियां हैं कि आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न आते हैं। और जो प्रैक्टिस में आप लोगों को प्रश्नों की करवा रहा हूं, जबरदस्त प्रश्न है मित्रों, आप प्रैक्टिस इनकी जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। 137 नंबर का प्रश्न है, मैथिली क्षण गुप्त करत यशोधरा की विद्या कौन सी थी। जो यशोधरा जो इनका काव्य है, वो इसकी मैथिली क्षण गुप्त के द्वारा जो यशोधरा महाकाव्य लिखा गया, इसकी विद्या कैसी, ये गद्य में था, पद्य में था या चंपू में था। तो जो यशोधरा इन्होंने महाकाव्य लिखा महात्मा बुद्ध की पत्नी उर्मिला के बारे में, तो ये महाकाव्य इन्होंने चंपू में लिखा था, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित था ये साथियों। ठीक है। मैथिली क्षण गुप्त की और भी रचनाएं रही हैं, रंग में भंग, जयद्रथवत, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णु प्रिया, भारत भारती, साकेत और किसान, ये भी इनकी रचनाएं रही हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, 138 नंबर का प्रश्न है, जकी उपनाम यानी कि तकलुस, तकलुस, तकलुस जो यानी कि जकी उपनाम है तकलुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखा करते थे। सबको पता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर साथियों, याद हो जाएगा। चलिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जो है इनके और भी कृतियां, काव्य कृतियां रही है, गंगा उतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी और विराष्टक, ये इनकी रचनाएं रही है मित्रों। 139 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य इनमें से कौन सा नहीं है साथियों। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन इनमें से कौन सा नहीं है। तो मतलब द्विवेदी युगीन, मतलब ये द्विवेदी युग के जो भी राइटर रहे उनमें से, तो जयद्रथ वध जो है साथियों, द्विवेदी युगीन रचनाओं में से जयद्रथ वध महाकाव्य नहीं है, ये एक खंड काव्य ग्रंथ है। वैसे तो सारे के सारे वो उसमें लिखे गए हैं, लेकिन जो साकेत, प्रिय प्रवास, रामचरित, चिंतामणि जो है ये महाकाव्य है, लेकिन जयद्रथ वध जो है खंड काव्य है साथियों। तो हो जाएगा याद, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। 140 नंबर का प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। किस अवधि सम्राट कवि की रचना है साथियों। वंशीधर शुक्ल की रचना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। वंशीधर शुक्ल की रचना है मित्रों। चलिए, और भी है साथियों, ये पंक्ति अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जैसी कालजी रचना का सर्जन करने वाले वंशीधर शुक्ल ही रहे हैं। ये उठो उठो, सवेरा हुआ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इन सभी रचनाओं का जो संकलन है और जो लिखा है वो वंशीधर शुक्ल ही रहे हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है 141 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से ऐसी रचना जो द्विवेदी युगीन नहीं है, अर्थात द्विवेदी काल में किसी कवि के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो वो है कल्पना का अतिरेक। कौन सी रचना है? कल्पना का अतिरेक। प्रवृत्ति नहीं है साथियों, प्रवृत्ति का मतलब, ओ सॉरी, लिखी रचना, ये रचना नहीं है। प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषताएं। तो साथियों जो है इनमें से कल्पना का अतिरेक, ये विशेषता द्विवेदी युगीन नहीं है, जबकि राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श, ये तो रही है। देख लीजिएगा, कल्पना का अतिरेक के द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, ये छायावाद की प्रवृत्ति है। छायावाद में बहुत कल्पना करी गई, और द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्र द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियां रही। अगला प्रश्न आता है, 142 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिएगा साथियों, द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता थी, बिल्कुल राइट है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण्य विषयों का विस्तार हुआ, बिल्कुल राइट है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ। द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव था, भैया यहाँ अभाव नहीं है,
वहां राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीयता का अभाव नहीं था, राष्ट्रीयता तो थी उसमें। तो साथियों ये पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। द्विवेदयुगीन काव्य में राष्ट्रीयता थी, इतिवर्तात्मकता थी, नीति और आदर्श की प्रधानता थी, और वर्ण विषयों का विस्तार था, और सभी रूपों का प्रयोग इसमें किया गया था। तो प्लीज आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 143 नंबर का प्रश्न है साथियों, डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य कौन सा है? डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य जो है वो है उद्धव शतक। कौन सा काव्य है? उद्धव शतक। साथियों जो डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल का जो ब्रज भाषा काव्य है वो उद्धव शतक है, इन्होंने 1970 में लिखा। इनकी अन्य कृतियां भी हैं, काव्य पुरुष जिसकी रचना इन्होंने 1955 में खड़ी बोली में करी थी। उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना रही है साथियों, लेकिन इसमें उद्धव शतक ही इनका काव्य रसाल का भी है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी ये काव्य रहा है। 144 नंबर का प्रश्न है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया था? धाराधर धावन, धाराधर धावन, यार खतरनाक प्रश्न है यार, बहुत खतरनाक प्रश्न है। धाराधर धावन, भैया मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक यार, आप भी बताइएगा पढ़ा है नहीं पढ़ा। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? राय देवी प्रसाद पूर्ण के द्वारा किया गया था। बहुत तगड़ा प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है मित्रों, याद कर लीजिएगा। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद ब्रज भाषा में राय देवी प्रसाद पुन ने किया। इनकी और भी कृतियां हैं, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और अमलतास। ये जो कृतियां हैं ये भी राय देवी प्रसाद पुन की ही कृतियां रही हैं। मित्रों अगला प्रश्न है 145 नंबर का, कविता प्रभावली प्रभावशाली रचना। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? बहुत तगड़ी बात कही है साथियों, ये आपको याद होनी चाहिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि अपन द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती हैं। काव्य के संबंध में ये बातें जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई, और द्विवेदी जो युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है 146 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो मानसी जो काव्य ग्रंथ है वो राम नरेश त्रिपाठी का है साथियों। तो ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, जबकि जय भारत, विष्णु प्रिया, द्वापर तो मैथिली शरण गुप्त के ही काव्य ग्रंथ हैं, लेकिन मानसी जो है राम नरेश त्रिपाठी का काव्य ग्रंथ है। हो जाएगा याद। राम नरेश त्रिपाठी के और भी काव्य ग्रंथ हैं, मिलन, मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, स्वप्न 1929 में, ये भी इनके ही हैं। जबकि यहाँ पर मैथिलेश्वर गुप्त के द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया काव्य ग्रंथ और भी रहे हैं साथियों। चलिए 147 नंबर का प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। क्या तगड़ी पंक्तियां कही है यार, मजा आ गया भैया। राम तुम्हारा, अरे डीएसएसबी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये पंक्तियां साथियों किस कवि ने कही है? मैथिली शरण गुप्त ने कही है साथियों। किसने कही? मैथिली शरण गुप्त ने। और भी पंक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। तो राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, तो ये तो मैथिली शरण गुप्त की है। स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं। क्या तगड़ी पंक्तियां है यार, स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां हैं, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बेल राज महाराज, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बेल राज महाराज,
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य पंक्तियां हैं। अगला है, दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्तियां हैं। साथियों, सारी की सारी पंक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा, या बार बार इन प्रश्नों को बार बार रिपीट करके पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस इन प्रश्नों की कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे मित्रों। 148 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साथियों, क्या तगड़ी बात है यार। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। तो साथियों, यह बहुत तगड़ा प्रश्न है। साकेत काव्य की बात यहाँ पर आई हुई है। तो साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग, ये आदि मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं रही है साथियों। 149 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। बहुत खतरनाक प्रश्न यार, बहुत खतरनाक, प्लीज याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक, बहुत तगड़ा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है साथियों। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी काल, द्विवेदी युग, सब इनके नाम पर ही पड़े हैं। अगला प्रश्न आता है 150 नंबर का प्रश्न, एकांतवासी योगी। साथियों, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी के रचयिता इनमें से कौन है। एकांतवासी योगी के रचयिता इनमें से कौन है। इस प्रश्न का आंसर साथियों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर मुझे जरूर बताइएगा आप कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये प्रश्न किसने, ये एकांतवासी योगी किसने लिखी है साथियों। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। आज मैंने थोड़ा वीडियो लंबा बनाया और थोड़े से क्वेश्चन भी ज्यादा लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और भगवान करे हम जल्दी ही इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं साथियों। मिल जाएगी आपको इसको पीडीएफ भी। तो साथियों, जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।